हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआईबी एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक चैप्टर नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। सो आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं इस चैप्टर को एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ एक ही वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एंड टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और अपने हिंदी नोट्सों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास क्या क्या चुनौतियां आई और किन चुनौतियों का हमने किस तरीके से सामना किया वो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि भाई जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो देश आज़ाद होने के बाद कुछ समय लगा था देश के लिए नियम कानून को लागू करने के लिए। तो उस समय तक कौन सी सरकार ने देश के ऊपर शासन किया था? तो संविधान लागू होने से पहले, नियम कानून दिशा निर्देश लागू होने से पहले देश के अंदर अंतरिम सरकार ने शासन किया, अंतरिम सरकार ने कार्य किया। अब जो अंतरिम सरकार थी उसका मतलब था कि जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क हो। तो उस समय पर सबसे बड़े नेटवर्क वाली सरकार थी कांग्रेस। तो कांग्रेस यानी कि अंतरिम सरकार ने संविधान लागू होने तक यानी पहले चुनावों से पहले तक एक बिना चुनावों के जीती गई प्रणाली के द्वारा शासन किया। यानी कि ये जीते नहीं थे, चुनाव हुए नहीं थे, मगर ये सरकार की तरह कार्य कर रहे थे संविधान लागू होने से पहले। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब संविधान लागू हो गया, सारे दिशा निर्देश बन गए, चुनाव आयोग बन गए, तो हमारे पास किस तरीके से गाइडेंस आई और क्या हमारे पास प्रणालियां आई, इनको हम जान लेते हैं। तो देखिए 26 जनवरी संविधान लागू होने के समय तक देश में अंतरिम सरकार चली जो थी कांग्रेस। परंतु अब कानून लागू होने के बाद देश में चुनाव करवाने थे तो चुनाव आयोग का गठन हुआ। भारत के पहले चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। ये एमसीक्यू बेस पर पूछ लिया जाता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। तो जब आपने देखा कि भाई चुनाव आयोग का मतलब क्या है, चुनाव आयोग का मतलब ये है कि जिसके अंतर्गत जिसकी निगरानी में चुनावों को कराया जाए। तो अब इसके पास कुछ ना कुछ गाइडेंस भी आएंगी, यानी कुछ ना कुछ इसके पास ट्रेनिंग आएंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हमने अभी तक आज़ादी नहीं देखी थी। तो आज़ादी हमने पहली बार देखी, फिर आज़ादी के बाद हमने चुनाव नहीं सुने थे, तो हम चुनाव पहली बार देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास ये थी कि आखिर ये चुनाव होते कैसे हैं, अपनी जनता को ये चीज़ें बताना, किस तरीके से इसकी गाइडेंस है, रूल्स रेगुलेशंस हैं वो समझाना, और जो कर्मचारी इसके अंतर्गत काम करेंगे उनके बारे में ट्रेनिंग देना। तो बेसिकली बहुत सारे इसके पास एक तरह से चुनौतियाँ थी जो कि चुनाव आयोग ने कार्य में लाई और कार्य में लाकर अपने एक इफेक्टिव तरीके से उसको पूरा भी किया। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके पास बहुत सारी चुनौतियाँ आई। पहली चुनौती क्या थी? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। यानी कि पहली बार देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं। हम चुनावों से पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल से पहले हमारे पास मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर से पहले न जाने कितने सारे एम्पायर थे। मतलब हम कभी न हर सिचुएशन में कभी ना कभी किसी के अंदर रहे हैं, यानी कभी हम राजा के अंतर्गत रहे हैं, कभी किसी मिलिट्री के अंदर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें लोकतंत्र तो नहीं देखा। तो यहाँ से लोकतंत्र की नींव रखी जा रही है। जितनी बातें जो आंदोलनों के समय पर होती थी कि हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे, चुनाव स्थापित करेंगे, तो अब समय था कि उन सारी बातों को, उन सारी सिचुएशंस को कार्य में लाया जाए। तो यहाँ पर हमारी पहली चुनौती ये थी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। दूसरा, मतदाता सूची लागू करना। जैसा कि आप जानते हो कि मतदाता सूची लागू की जानी चाहिए क्योंकि जो बच्चे बालिग हैं सिर्फ वही वोट दे पाएंगे। तो इवन 20 से 22 साल की उम्र उस समय क्लैरिफाई की गई थी कि इतने साल के बच्चे जो हैं या इससे ऊपर के वृद्ध जो लोग हैं वो अपने वोट को दे पाएंगे। सबसे पहले मतदाता सूची लागू करना। और मैं बताऊं कि जब फर्स्ट टाइम भारत की मतदाता सूची लागू की गई थी तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आ गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। किसी के फादर नेम गलत था, किसी का मदर नेम गलत था, किसी की उम्र गलत थी, तो किसी का कुछ गलत था। तो बहुत सारी गलतियां आई थी मतदाता सूची के अंदर पहली वाली में। तो उसको दोबारा से बनाया गया था। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो समय लिया था वो पहले आम चुनावों ने लिया था। पहले आम चुनावों को होने में लगभग 1 साल का पीरियड लग गया था। तो हमने क्या देखा? मतदाता सूची लागू करना। तीसरा, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, यानी कि जितने भी अधिकारी, जितने भी कार्यकर्ता उसके अंदर काम करने वाले हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि वो आखिर किस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं। फिर हमारे पास आता है कम साक्षरता के चलते भारत के मतदाता की विशेष पद्धतियों के बारे में सोचना। तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय पर हम इतने डेवलप नहीं थे। हमारे पास जो मेन काम था वो ये था खेती करना, और खेती करने के अंदर कोई इतनी लंबी डिग्री
डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, और जो पढ़े लिखे भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखना जानते हैं, उनको पढ़ा लिखा बोला जाता है। अगर हम एवरेज निकालें तो ज़्यादा संख्या अनपढ़ लोगों की है। तो उनके बारे में सोचते हुए, कम साक्षरता के चलते उनकी पद्धति के बारे में सोचते हुए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालना कि आखिर वो किस तरीके से वोट डालेंगे, क्या मतदाता सूची होगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी, सभी चीज़ों को सोचते हुए यहाँ पे चुनाव आयोग ने कार्य किया और फिर सार्वत्रिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया। तो भारत के अंदर ये तो संविधान लागू होने से पहले, आज़ाद होने से पहले ये पहले ही बातचीत हो गई थी। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि पहले आज़ादी से पहले जो कोई भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, चाहे वो कोई भी सरकार थी, कांग्रेस थी या कोई और थी, वैसे तो बहुत कम ही सरकारें थी जो अलग से और भी आंदोलन कर रही थी, ज़्यादातर जो कांग्रेस के ही साथ एकत्रित थे, मगर सबके अपने अपने माइंडसेट के अंदर एक चीज़ फिक्स थी कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारा देश धर्म के ऊपर नहीं चलेगा और हमारे देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित होगा। और लोकतंत्र स्थापित ऐसा होगा कि उसके अंदर जनता का इन्वॉल्वमेंट रहे। तो जनता के इन्वॉल्वमेंट को ध्यान में रखते हुए सार्वत्रिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया कि जनता सबसे ज़्यादा वोट जिसको देगी वही जीत उसकी घोषित कर दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, चुनाव आयोग ने इस चीज़ को कार्य में लाया और सार्वत्रिक वोट से जीत की प्रणाली को भी अपनाया। फिर अक्टूबर 1991 से 1992 तक प्रथम आम चुनाव हुए। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी गलतियां हुई थी मतदाता सूची के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम ऐसी एक तरह से चालू तौर तरीकों के माध्यम से तो हम चुनाव नहीं करवा सकते थे, हमें बहुत इफेक्टिव और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने थे। तो जितना समय लिया गया उसमें लिया और साथ साथ एक इफेक्टिव मतदाता सूची निकाली गई, सभी को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। तो इसमें थोड़ा लंबा समय लग गया, 1991 से 1992 तक प्रथम आम चुनाव हो पाए। और मैं आपको बताऊं कि पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। तो मैं आपको बताऊं कि भाई पहले ही सिचुएशन तय हो गई थी कि 5 साल का टाइम ऑफ पीरियड रहेगा हर सरकार का। तो यहाँ पे 5 साल यानी कि 15 सालों तक कांग्रेस ही जीतती आई थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये हमारे पास आता है कि भाई सरकारें तो और भी होंगी, चाहे कम ही सही, मगर होंगी तो सही। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इतनी सारी सरकारों में से और इवन इतने बड़े देश में से हर साल यानी कि हर 5 साल के बाद के चुनावों में आखिर कांग्रेस ही क्यों जीतती हुई आ रही थी। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो उनकी तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जो कि प्रथम 3 आम चुनावों में यानी 15 साल के पीरियड में कांग्रेस एक बार भी नहीं हारी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम फोकस करते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व के आखिर कारण क्या है, यानी कि लगातार इसने 3 आम चुनावों तक यानी 15 सालों तक शासन किया, उसकी क्या वजह है। तो उन सारी वजहों के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये। तो पहला आता है देश की अंतरिम सरकार, यानी कि देश की अंतरिम सरकार थी, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद देश में संविधान लागू होने तलक, चुनाव आयोग बनने तलक, नियम कानून दिशा निर्देश सब कुछ बनने तलक जो शासन किया, कार्य किया, वो देश की अंतरिम सरकार ने किया, वो थी कांग्रेस। तो देश के लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा था इस सरकार पे कि बिना चुनाव जीते और बिना चुनाव कराए इसे देश पर शासन करने दिया। तो चुनाव होने से पहले भी देश पे शासन करने वाली सरकार कांग्रेस है, जिसको हम अंतरिम सरकार बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास उभर के यही आता है कि देश की अंतरिम सरकार थी। दूसरा, स्वतंत्रता के आंदोलनों में भारी भूमिका, यानी जितने भी स्वतंत्रता के आंदोलन हुए हैं आज़ादी से पहले, यानी कि उससे पहले लड़ाई तो बहुत पुरानी चलती हुई आ रही है, बहुत पुरानी लड़ाइयों के अंदर राजाओं का रोल ज़्यादा था। उसके बाद जो आंदोलन शुरू हुए हैं स्वतंत्रता के, उसमें भारी भूमिका कांग्रेस की ही थी। यानी कि हर जगह पर जहाँ किसानों के साथ बुरा किया जा रहा है, जहाँ पे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, किसी राजा की जनता को परेशान किया जा रहा है, तो वहाँ पे बढ़ चढ़कर जो भूमिका होती थी वो कांग्रेस के नेताओं की ही होती थी। तो इसी वजह से कांग्रेस के नेताओं की हर जगह पहुँचने की वजह से इस पार्टी का राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क था। राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क का मतलब ये है कि पूरे देश में इसके लोग फैले हुए थे। मान लीजिए अगर कोलकाता के लोगों के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो गांधी जी कोलकाता पहुंच गए और वहां पे कोई अपना एक बंदा तैयार कर आए जो कि उनके खिलाफ अपनी बातों को कहेगा। तो यहाँ पे क्या चीजें हुई थी कि सभी को मिला जुला कर चलने की इसमें क्षमता थी, यानी कि इस पार्टी के अंदर
सभी लोग खुश थे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, किसान हो, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, सभी धर्मों के लिए इसमें जगह थी, सभी लोगों का ये सम्मान था, इसीलिए इस पार्टी को ज्यादा महत्व दिया गया था। तो यहाँ पे हमने देखा पार्टी का राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क क्या है भाई, हर जगह पर जहाँ कुछ भी लोगों के साथ बुरा होया करता था वहां पे लोग पहुंच जाते थे और वहां पर पहुंचने के बाद अपना एक पर्सन तैयार करके आते थे कि भाई अब बार बार तो हम नहीं आ सकते, तुम अब इन किसानों के खिलाफ, इन किसानों के साथ मिलकर इन अंग्रेजों के खिलाफ बातें बोलना और इनके लिए अपने मत और अपनी चीजों को रखना और बढ़ चढ़कर इनका विरोध करना अंग्रेजों का और इनके हर एक नियम कानून का उल्लंघन करना। तो यहाँ पे सारी चीजें थी हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्टी का राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क था, सबसे पुराना राजनीतिक दल था। जैसा कि मैंने बताया कि देश की अंतरिम सरकार ये थी और इवन हर जगह देश में इसका नेटवर्क काफी अच्छा था और ज्यादातर स्वतंत्रता के आंदोलनों में इसकी भारी भूमिका थी। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे कांग्रेस के अंदर लोग चलते हुए आ रहे थे। पहले के समय में जब कांग्रेस बनी थी तो ये सिर्फ व्यापारियों की पार्टी थी, मगर धीरे धीरे करके इसके अंदर कनेक्शन बढ़ता गया और ये पार्टी कब गरीबों की, अमीरों की, व्यापारियों की, किसान की, सभी धर्मों के लोगों की बन गई पता ही नहीं चला। इसके बाद ये स्वतंत्रता के आंदोलनों में भारी भूमिका निभाई और ये सबसे पुराना राजनीतिक दल बन गया। और सबसे आठवां और इम्पोर्टेंट कारण हमारे पास ये है इसको बार बार सत्ता में लाने का कि भारत के चुनाव की प्रणाली, यानी कि भारत की चुनाव प्रणाली सार्वधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाता है, यानी सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले वही जीते। तो सबसे पहले कांग्रेस को ही सभी लोग जानना करते थे, यानी पूरे देश की जनता सिर्फ कांग्रेस को जानती थी। भाई कांग्रेस की वजह से देश आजाद हुआ है, इसका सबसे बड़ा आंदोलन में भागीदारी रही है, इसका नेटवर्क अच्छा है, तो सभी लोगों ने भर भर के इसको ही वोट दिया करते थे। तो सबसे बड़ा कारण हमारे पास ये भी आता है कि भारत की चुनाव प्रणाली है सार्वत्रिक वोट से जीत की प्रणाली। तो सार्वत्रिक वोट से जीत की प्रणाली के तहत सबसे ज्यादा वोट ही इसको पड़ते थे, तो हर बार यही जीतती हुई आती थी। तो ये हमारे पास कुछ कारण थे कांग्रेस के प्रभुत्व के। अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो 15 सालों तक हमारे देश के अंदर शासन रहा एक ही पार्टी का, ये आखिर किस तरीके से अलग है और देशों से। यानी और देशों के अंदर भी एक पार्टी का कई सालों तक शासन रहा है, मगर वहां पे तानाशाही भी आ गई है, कहीं राजतंत्र भी आ गया है, कहीं कुछ अलग चीजें भी आ गई हैं, लोकतंत्र के अंदर फ्लक्चुएशंस आ गई हैं। मगर उनके अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर क्या अंतर है कि जो 3 साल यानी 3 आम चुनावों यानी 15 सालों तक एक ही सरकार का सत्ता में रही और एक ही सरकार ने शासन किया। तो इनके अंतरों को जान लेते हैं कि भाई आखिर दो और देशों से हमारा देश कैसे अलग है। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि भारत के अंदर एक दल के प्रभुत्व का दौर बाकी देशों से किस तरीके से अलग है। तो धीरे धीरे करके समझते हैं। तो पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं मैक्सिको का। तो मैक्सिको में 1929 के अंदर एक पार्टी की स्थापना हुई जिसका नाम था PRI। तो PRI की जो स्थापना हुई ना, ये स्थापना होने के बाद इसने मैक्सिको पर 60 वर्षों तक शासन किया, यानी 60 सालों तक इसका शासन चला एक तानाशाह के रूप में। नेक्स्ट, बाकी देशों में एक दल का प्रभुत्व वह एक संविधान में ही बनाया गया है, यानी कि एक दल के प्रभुत्व का दौर कोई स्वतंत्र तरीके से नहीं है, वहाँ का संविधान ही इजाजत दे रहा है कि भाई तुम एक ही सरकार रखो और एक ही सरकार पूरे देश को रेगुलेट करेगी। जैसे कि चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे देशों में यही संविधान अपनाया जाता है। फिर म्यांमार और बेलारूस में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों से कायम हुआ, यानी कि यह संविधान तो छोड़ो, कानूनी तरीकों से भी और सैन्य तरीकों से भी एक ही पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ और ये बताया गया कि एक ही पार्टी पूरे देश पे शासन करेगी तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर हमारी चीजें हुई बाकी देशों में, जैसे कि मैक्सिको के अंदर PRI की स्थापना हुई, उसने 60 वर्षों तक शासन किया। चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों के अंदर उनके संविधान ही इजाजत नहीं देते कि कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आए और शासन करे। और म्यांमार, बेलारूस जैसे देशों के अंदर वहाँ के कानूनी और सैन्य उपायों से ही एक पार्टी को प्रभुत्व की आज़ादी मिली गई है। तो जबकि हमारा भारत सभी देशों से बिल्कुल अलग है और अच्छा है। कैसे? देखिए, इन सब से अलग है भारत। भारत में आज तक चुनाव लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते हुए आ रहे हैं और होते हुए रहेंगे हमेशा। तो बेसिकली अगर आप देख पा रहे हो किसी एक पार्टी का बार बार शासन आ रहा है तो उस पार्टी की गलती नहीं है, गलती है उस जनता की। जनता बार बार उसको सेलेक्ट कर रही है, इसलिए वो आ रहा है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि भारत के अंदर तानाशाही बढ़ रही है, बिल्कुल भी हम ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि जनता उसको बार बार पसंद कर रही है, इसलिए उसको चुना जा रहा है और बार बार सत्ता में आ रही है। और सबसे बड़ा कारण यही था कि कांग्रेस का ठीक 15 सालों तक लगातार बिना हारे हुए और पूरे देश में सबसे बड़ी 400 पार की सीटों को हासिल करते हुए जीतते
जीतते हुए आना, ये जनता का प्यार था, जनता का ही एक तरह से वोट था जिसके माध्यम से वो जीतते हुए आ रहे थे। तो यही एक बड़ा कारण है कि हम और देशों से बिल्कुल अलग हैं एक दल के प्रभुत्व के दौर में, क्योंकि एक दल के प्रभुत्व का मतलब और देशों में कुछ और है और हमारे देशों में बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से दोनों का डिफरेंस था, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई जब देश जब बना ही बना था, देश का शासन जब बना था, तो उस समय पर क्या था, जो विपक्षी पार्टी थी वो थी भी बहुत कम। मैं आपको बात बताऊं कि विपक्षी पार्टी थी भी बहुत कम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पूरे देश के अंदर जो जितने भी स्वतंत्रता के आंदोलन होते थे उसमें बढ़ चढ़कर कांग्रेस की भागीदारी रहती थी, यानी कि इसी के लोग सबसे ज्यादा हर जगह जाया करते थे। तो सभी चाहते थे कि भाई मैं भी इसके अंदर शामिल हो जाऊं। तो कभी किसी का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हुआ ही नहीं कि मैं अपनी एक अलग सरकार बनाऊं। तो सबसे बड़ी जानी पहचानी और सबसे बड़ी सरकार देश जब आज़ाद हुआ था तब यही थी। तो इसीलिए उस समय पर विपक्षी पार्टी थी भी बहुत कम। मैं आपको बात बताऊं तो इसीलिए यहाँ पे क्या था, बार बार ये जीतती हुई भी आ रही थी, क्योंकि जनता सिर्फ इसको जानती है और थी भी यही, और जो थी वो बहुत अलग थी। तो अब क्या हुआ, अब एक ऐसा समय आया जो कि इसका जो गोल्डन पीरियड था ना, यानी कांग्रेस प्रणाली भी हम इसको बोलते हैं, जो 15 साल तक ही चला। तो कांग्रेस प्रणाली का जो गोल्डन पीरियड था ये समाप्त हुआ, यानी कि अब इसी के बाद क्या हुआ, इसके अंदर से पार्टियां टूटने लग गई। यानी कि जो आप देख पा रहे हो, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पार्टी, ये सारी पार्टी जो आज विपक्ष के तौर पर काम कर रही हैं भारत के अंदर, ये पुराने समय में, प्राचीन काल के अंदर किसी समय पर कांग्रेस का ही हिस्सा थी। कांग्रेस के अंदर पार्टियों के बीच में मतभेद होने लग गए। अब वो जो मतभेद हुए उसका कारण ये हुआ कि कांग्रेस के टुकड़े होना शुरू हुए। तो जो कांग्रेस के टुकड़े हुए वही इसका विपक्ष पार्टियों का उद्धव माना जाता है। तो कुछ टुकड़ों के बारे में समझ लेते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें अलग होकर एक नई पार्टी बनी और किस तरीके से विपक्षी पार्टियों का उद्धव हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं विपक्षी पार्टियों का उद्धव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपक्षी पार्टी जितनी भी थी वो सब कांग्रेस का विभाजन होकर ही आई थी, मगर इनको एक बार नोट्सों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो शुरुआती समय में विपक्ष पार्टियों की संख्या बहुत कम थी। सबसे बड़ी सरकार थी कांग्रेस, अर्थात कुछ समय बाद जो नई पार्टियों का जन्म हुआ वो भी कांग्रेस की विभाजन से ही हुआ था। जैसे समाजवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनसंघ आदि। समाजवादी दल 1948 में अलग हो गया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस का विभाजन होकर 1941 में आ गई थी। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी सरकार ऐसी हैं जो कि कांग्रेस का विभाजन होकर ही एक अलग पार्टी बनी थी और कांग्रेस के अपोजिट में खड़ी हुई थी। तो ये था हमारा चैप्टर। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। हर एक टॉपिक को हमने पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है और एक चैन के माध्यम से कवर किया है कि आखिर पहले क्या हुआ, कानून बना, नियम बने और चुनाव आयोग बना, उसकी क्या चुनौतियाँ आई हमारे पास। जब वो चुनौतियाँ आ गई तो जब चुनाव हुए तो कांग्रेस प्रणाली का मतलब क्या हुआ, कांग्रेस प्रणाली किस तरीके से बाकी देशों से अलग थी हमारे देश की, और साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों का उद्धव। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं सब आपको कवर करवा दी इस एक क्लास के अंदर और इस चैप्टर का हमने अंत भी कर दिया। सो होपफुली सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। बट फिर भी किसी भी टॉपिक या पॉइंट में कहीं कोई डाउट रहता हो तो वो मुझे आप ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसी दिन उस डाउट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।